2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। नमस्ते नेचर दोस्तों, मैं जेपी शर्मा डॉक्टर नेचर परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा सूत्र 6 का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले हमने 5 कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से मुकम्मल किए हैं, पूरे किए हैं, और सूत्र 6 का आज ये तीसरा दिन है। बीच में 2 दिन चूंकि मीटिंग्स वगैरह बहुत थी, इसके लिए हमारा सेशन था नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सेशन का भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि आज का ये जो सेशन लेने जा रहे हैं, उनको परिचय देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुद एक परिचय है। अभी अभी यूट्यूब पे तिवारी सर ने उनका इंटरव्यू लिया है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये गलती ना करें और आप उस शख्सियत को जानने के लिए उनका इंटरव्यू देखें। आज का हमारा ये सेशन लेंगे हम सबके रेस्पेक्टेड, हम सबके लाडले, हम सबके प्यारे डॉक्टर पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि इन्होंने बीएमएस किया, लेकिन कुछ मजबूरियां थी, इसके लिए इन्होंने जॉब पकड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां टैलेंट होती है, टैलेंट को जब तक उसके मुताबिक खुराक नहीं मिले तब तक टैलेंट का मन नहीं लगता है। तो फिर ये क्लिनिकल रिसर्च में चले गए, 25 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर नेचर में 7,500 से ज्यादा ऑनलाइन, ऑफलाइन और पर्सनली भी लोगों को देख चुके हैं, लोगों को गाइड कर चुके हैं, लोगों को दवाइयां बता चुके हैं, लोगों के बीमारियों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर पंकज सिंह जी बहुत ही हम्बल, बहुत ही हम्बल। अगर आपने डॉक्टर नहीं देखा है तो आप पंकज जी को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे एक डॉक्टर इसी तरह से हम्बल होते हैं। आज डॉक्टर नेचर का जो बिजनेस इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, उसमें पंकज जी का भी एक बहुत ही बहुमूल्य योगदान है हमारे साथ। दोस्तों, तिवारी जी को ये अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम कुछ खास बदमाश लोग इनको कभी भी तंग करते हैं और ये कभी भी इरिटेट नहीं होते, प्यार से जवाब देते हैं। आप सब लोगों के व्हाट्सएप का भी जवाब आता होगा। इसका मतलब ये है कि इनका अपने लिए कितना योगदान है, और इस तरह की सुविधा हिंदुस्तान में डॉक्टर नेचर के अलावा आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगी, जहां आप व्हाट्सएप करें और आपको रिप्लाई आ जाए। पंकज जी तो खुद पर्सनली भी बात करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज की जानकारी बहुत कीमती है। आज जड़ी बूटियों के ऊपर ये जानकारी देंगे, क्योंकि इनका आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है। 2-2.5 हजार से ज्यादा ये शुगर के मरीज का इलाज कर चुके हैं, और शुगर हमारे देश की नंबर 1 बीमारी है, और जिस स्पीड में हम हैं, शायद हम वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे हैं। तो अब आप सोच जाइए कि आपका ये भरपूर सहयोग उस बीमारी के लिए उपलब्ध है पंकज सिंह जी की तरफ से, जहां आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। तो दोस्तों,
इनकी बहुमूल्य जानकारी को आप अपने कागज में समेटिए, अपने दिमाग में समेटिए, अपने दिल में उतारिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और उस जड़ी बूटी के अलावा भी, जड़ी बूटियों की जानकारी के अलावा भी आज पंकज जी आपको कुछ और एक शानदार टिप्स देने वाले हैं जिससे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे सूत्र 6 के इस तीसरे दिन के कार्यक्रम का। प्लीज रेस्पेक्टेड मिस्टर पंकज सिंह। डॉक्टर पंकज जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते नेचर। थैंक यू नमस्ते नेचर। दीप्ति शर्मा जी, आप इतना बड़ा ब्रीफ और एक बड़ा वास्ट इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबों का भी कि आप लोग इतने हम्बल तरीके से और एक इतने वेल मैनर तरीके से कंसल्टेशन प्रोग्राम का जो अपना है इसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज अपन जो मेन जो इशू है अपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा जो रीनल प्रॉब्लम मतलब कि जो किडनी की प्रॉब्लम है इसके बारे में अपन बात करेंगे। स्लाइड बहुत सारी है तो मुझे थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। और तो जिससे क्या कि थोड़े समय तक बहुत सारी जानकारियां जो है वो ले पाए। बाकी तो मेडिकल साइंस को क्या आता है, बहुत ज्यादा वॉस्ट होती है, उसमें एक के बाद एक दूसरी बीमारियां भी निकलती जाती है। तो अपन एक लेमैन पर्सन में मतलब कि एक आम आदमी को किडनी की बीमारी कैसे समझ में आए, प्लस किडनी में जो प्लांट्स यूज आ रहे हैं या फिर जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनका क्या फंक्शन है, तो उस तरीके से अपन एक बार बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अपन जो किडनी की जो है उसकी संरचना को समझना बहुत जरूरी है। तो अब किडनी की एनाटॉमी, किडनी क्या है कि एक अपना जो बीन होता है, बीन की शेप का ऑर्गन होता है जो अपने आइदर साइड ऑफ योर स्पाइन और बिलो योर, अपनी जो रिब्स होती है, जो अपनी पसलियां होती है उसके नीचे होती है, और अपनी जो आगे की बैली होती है उसके 10 पीछे। कई लोग किडनी आगे मेरे को बोलते हैं सर हमारे किडनी में दर्द हो रहा है आगे। किडनी आगे नहीं होती, किडनी पीछे होती है। और इनका जो साइज जो होता है वो लगभग 4 से 5 इंच के आसपास होता है। इतना बड़ा काम आपने देखा होगा, डायलिसिस की मशीन कितनी बड़ी होती है, वो उसकी हाइट होती है 4 फीट के आसपास, वो खून को फिल्टर करती है। और अब भगवान ने या फिर अपनी नेचर ने ऐसी संरचना बनाई है, देखिए आप 4 से 5 इंच इतना छोटा सा ऑर्गन इतने बड़े ब्लड, अपने इतने बड़े शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, जो किडनी का जो अपना वेट होता है लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास होता है। और इस किडनी के अंदर 1 मिलियन फंक्शन यूनिट होती है। फंक्शन यूनिट क्या बोलते हैं, क्रिया करने वाली इकाई, जो कि इनको बोलते हैं नेफ्रॉन। अब सोचिए कि 4 से 5 इंच के अंदर 1 मिलियन फंक्शन यूनिट होती है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन देखो, किडनी होगी, किडनी के अंदर क्या हो गया, जो उनकी इकाई है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन बने होते हैं ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलस, मतलब कि आगे ग्लोमेरुलस है, पीछे ट्यूबुलस है। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस क्या काम आते हैं, ये फिल्टर करने का काम आते हैं ब्लड को। फ्री सेल्स या फिर लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, या फिर उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा किडनी फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, तो अब आपको किडनी की एनाटॉमी पूरी एक सरल भाषा में समझ में आ गई कि किडनी जो है वो पीछे होती है, 4 से 5 इंच के आसपास होती है। अपनी जो बैली है, एब्डोमेन होती है, इसके 10 पीछे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा किडनी का कोई ऑपरेशन करा के आता है तो उसका कट पीछे होता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी विच रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ द ब्लड एंड द रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो न्यूरॉन नेफ्रॉन्स ही हैं जो कि किडनी के जो अपना ब्लड होता है उसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड में से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो वो वेन के थ्रू अपना वापस ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। अब एक टर्म आती है यूरेटर। यूरेटर क्या होती है, किडनी से जो ट्यूब यूरिन को ब्लैडर तक लेके आती है। अपने ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, तो किडनी से जो ट्यूब लेके आ रही है ब्लैडर तक उसको बोलते हैं यूरेटर। अच्छा, यूरेथ्रा किसको बोलते हैं, जो ब्लैडर से जो ट्यूब निकल के और यूरिन को बाहर निकालती है अपने जेनिटल ऑर्गन के थ्रू, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो अपनी 3 चीज हो गई किडनी के अंदर, किडनी मेन, उसके बाद में यूरेटर जो कि ट्यूब ब्लैडर तक लेके आ रही है, प्लस यूरेथ्रा जो कि ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, देखो मेरा मानना है कि किसी भी चीज को समझने से पहले या फिर किसी मेडिसिन को भी समझने से पहले उस अंग के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताया। अब अपन को किडनी का फंक्शन आप लोगों को क्या अज्यूम होगा कि सिर्फ फिल्टर करती है ना, किडनी के बहुत सारे काम है। ठीक है, किडनी क्या करती है, अपने ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट का मतलब जो अपन डॉक्टर ने जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, अपन कहते हैं कि वेस्ट ऑलरेडी बॉडी से निकल रहे हैं, लेकिन उन वेस्ट को पूरी मात्रा में और जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट है, उसमें हेल्प करते हैं। तो किडनी क्या कर रही है, उसी तरह से काम कर रही है। डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट काम कर रहे हैं उसको एनहेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं।
तो अभी किडनी का काम क्या है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, अपने जितने ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि अपने जो ड्रग्स खाते हैं अपन, सोचो आप, तो वो जो ड्रग्स हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनको भी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको बाहर निकालती है, ठीक है। बैलेंस द बॉडी फ्लूइड, देखिए अभी इसके अंदर क्या है कि अपने बॉडी के अंदर 70% फ्लूइड होता है, इसके बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों के काम के लिए। मान लो मसल्स कैसे काम कर रही है, अपना ब्रेन कैसे काम कर रहा है, अपना हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसके लिए फ्लूइड की मात्रा बराबर होना बहुत जरूरी है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ इस तरह के हार्मोन भी किडनी सिक्रिएट करती है, हार्मोन निकालती है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। अभी प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन, एक होता है ट्राइकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो कैल्सिफेरॉल क्या होता है, विटामिन डी का फॉर्म होता है। तो देखिए आप, किडनी विटामिन डी भी बनाती है जो कि अपनी बोन को स्ट्रॉन्ग रखती है और हेल्दी बोन रखती है। और लास्ट जो काम है किडनी का है, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। आपने देखा होगा कि अ, किसी को एनीमिया हो जाता है, बहुत ज्यादा एनीमिया, मतलब कि खून की बहुत ज्यादा कमी होगी, तो उसको एक इंजेक्शन लगाया था इरिथ्रोपोइटिन का। तो इरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन है वो किडनी बनाती है। तो आप देखिए पेशेंट का ब्लड कम हो रहा है तो अपन तो सोचते हैं कि हाँ, अभी बोन मेरो में कोई दिक्कत है या फिर ब्लड की कंसंट्रेशन दिक्कत है, लेकिन किडनी में भी दिक्कत से भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। तो देखिए कितने काम है, 1 2 3 4 5 6 छह के आसपास काम होते हैं किडनी के, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिए, इतने सारे काम भी करती है किडनी। तो इसलिए बहुत वाइटल एंड मेजर ऑर्गन है किडनी। और आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इंडिया में इतनी समस्या हो रही है कि हर 10 में से एक आदमी को किडनी डिजीज है, ठीक है। और किडनी डिजीज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी डिजीज है, किसी को कौन सी डिजीज है, किसी को कौन सी डिजीज, तो बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि किडनी डिजीज क्या है कि इनिशियल फेज में कई डिजीजेस लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन एक क्रॉनिक फेज में एक वर्क कंडीशन जो आती है ना डिजीज की, उसके बाद में वो अपने लक्षण दिखाना चालू करती है, फिर हम लोग डायग्नोज होते हैं किडनी डिजीज के लिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था कि ब्लड अपना किडनी के अंदर एक आर्टरी, अपनी आर्टरी जो होती है हार्ट से, उसके थ्रू एंटर होता है, ब्लड को क्लीन किया जाता है, जो कि मैंने बताया था आपको, नेफ्रॉन जो होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, जो ब्लड से जो कि अच्छा जो ब्लड है वो वापस वेन्स के द्वारा अपने बॉडी के अंदर चले जाता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यूरेटर के द्वारा ब्लैडर के अंदर आता है, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है कि छोटे से ऑर्गन के अंदर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया आपको, न्यूली क्लीन ब्लड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम बाई वेन। तो अच्छा खून आता है वो आर्टरीज में, जो गंदा खून होता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है, और जो अच्छा खून होता है वो वेन से फ्लो करता है, तो वेन के थ्रू वापस वो हार्ट में चले जाता है, फिर ये साइकिल पूरी चलती रहती है, ठीक है। तो मैंने वैसे बताया था किडनी इज एसेंशियल ऑर्गन विच मेंटेन द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है और कंपोजिशन है उसको बनाए रखती है। और जो सेलेक्टिव, मतलब कि अपने ब्लड के अंदर जो चीजें अपन को आवश्यकता होती है उनका वापस रीअब्जॉर्प्शन भी करती है। नेफ्रॉन्स के जो लास्ट जो एंड होते हैं, मान लीजिए कोई चीज को उसने छान दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि बॉडी की जरूरी है, तो कैंड वापस उसको रीअब्जॉर्प्शन करके और ब्लड के अंदर वापस ला देते हैं। तो किडनी का मैंने जैसे बताया आपको, जो फिल्टर करती है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रॉम ब्लड टू यूरिन, तो इस तरह का एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूरिन 1 या 2 दिन रुक गया ना, यूरिन आउटपुट नहीं हुआ या वेस्ट नहीं निकला, तो पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, फैटल हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यूरिन मतलब यूरिन का रुक जाना सबसे बड़ी समस्या है, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। किसी की यूरिन में रुकावट हुई तो तुरंत से तुरंत उसको फिजिशियन को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, या फिर उसका इलाज करवाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखो कॉन्स्टिपेशन इतनी बड़ी समस्या नहीं हो, तो 3 4 दिन अगर नहीं गया तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यूरिन रुक गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि किडनी डिजीज के बारे में, कि किडनी में बहुत सारी डिजीजेज होती है, और हर इंडिया में 10 में से एक व्यक्ति को किडनी डिजीज है, ठीक है। अभी अपन ने 1 या 2 बीमारी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि हाँ भाई किडनी है, लेकिन किडनी के अंदर 10 तरह की बीमारियां होती है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत बड़ा और एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी बोला जाता है, क्योंकि इसके सफर होने से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट है, लिवर इंपॉर्टेंट है, इसलिए किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। अब ये इन डिजीज का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको हेल्प करेगी ट्रीटमेंट के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट अपन को कौन से देने हैं कौन से नहीं देने उसको जज करने के लिए, ठीक है। हम लोग तो ही कंसल्टेशन के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए एक नॉर्मल केसेस होते हैं, डिजीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे वो आपको बताएगा, और आपने फट से बोल दिया कि अच्छा इसको ये है, इसको ऐसे ऐसे हुआ था,
तो उसको एक ट्रस्ट लेवल उसका अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं यार इसने अच्छे से सीख रखा है, अच्छे से ट्रेनिंग हो चुकी है, तो मैं इस पर ट्रस्ट करके इससे ट्रीटमेंट के लिए मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो अपन फर्स्ट जो बात करेंगे अक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर मतलब कि किडनी का फंक्शन का फेल हो जाना दो तरह का होता है। अक्यूट, अक्यूट क्या होता है? रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ रीनल फंक्शन, मतलब सडनली रीनल जो अपनी किडनी का फंक्शन है वो एकदम कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये कम क्यों होते हैं या फिर इसके कारण क्या है? हाई लेवल ऑफ यूरोमिक टैक्सिन। ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्ट, मतलब कि जितनी किडनी की क्षमता है ना वेस्ट निकालने की, उससे ज्यादा वेस्ट अपने ब्लड के अंदर किसी भी कारण से इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, वो चाहे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस तरह का हो गया हो, या फिर अपन जो फूड इंटेक कर रहे हैं, या अपन जो सांस ले रहे हैं, या जो पानी पी रहे हैं, उसमें फिर टॉक्सिन, इतने रेडिकल, या फिर उसमें इतनी प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, मतलब कि इतने सारे वेस्ट हैं कि वो किडनी उसको निकाल नहीं पा रही। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, और वो जो वेस्ट है वो अपन को ये जो किडनी है उसमें फेलियर का कारण बनता है। ठीक है, अब इसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्यूट किडनी फेलियर कैसे होता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई, एकदम से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया किसी भी कारण से, पेशेंट ने डायूरेटिक, मतलब कि बार बार यूरिन आने वाली दवाइयां जो होती है, डाइटोल है, लैक्टिस है, वो ज्यादा मात्रा में लगा ली, तो उसके एकदम से अगर फ्लूइड निकला उसके बॉडी से बहुत ज्यादा, या फिर उसको एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ, तो भी एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। पेशेंट को करंट लग गया, शॉक लग गया इलेक्ट्रिसिटी से, तो भी एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, जैसे इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरिया इंफेक्शन हो गया किडनी के अंदर, उससे भी एक्यूट हो जाता है। टॉक्सिन है, मेडिकेशन इस तरह की ले ली कि एकदम से किडनी में जो वेस्ट निकालना चाहिए वो वेस्ट निकला नहीं, तो इसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, जिसके और भी बहुत सारे कारण है, जैसे किडनी स्टोन है, बीपीएच है। अब ये एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। मान लीजिए किडनी का फंक्शन क्रिएटिनिन 5-6 हो गया, लेकिन इसको अपन ट्रीट करेंगे, मान लो डिहाइड्रेशन हुआ, उसको फ्लूइड चढ़ा दिया अपन ने, ठीक है, या फिर अपन ने उस किडनी को नेचुरल वे से फूड सप्लीमेंट देके, और या फिर अपन ने फ्लूइड देके उसको ट्रीट करना चालू किया, तो वो वापस क्रिएटिनिन ज्यादा से कम की ओर आराम से आ सकता है। तो उसको इस केस में क्या होता है? अपने रिवर्सिबल होता है, मतलब किडनी के फंक्शन ठीक हो सकते हैं। साइनो सिम्टम क्या होता है? यूरिन का आउटपुट कम होने लग जाता है। अक्यूट का अपन को ध्यान रखना है कि यूरिन जो निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता, कम हो जाता है। डायग्नोसिस क्या है? देखो ये तो है साइनो सिम्टम जो मैंने बताया आपको, कि पेशेंट्स को किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉमिटिंग होने लग जाती है या फिर भूख कम लगना। अभी अपन जैसे लैब टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या होता है? क्रिएटिनिन एक टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन एक वैल्यू होती है, वो बढ़ जाती है। BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या है? एकमात्र ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को हीमोडायलिसिस डायलिसिस में डाला जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। देखो वो तो एकदम से हुआ, सडन हुआ, किसी भी एक्सीडेंट हुआ, फ्लूइड का बॉडी से निकल गया, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगा, या फिर कुछ इस तरह की चीज खा ली, लेड खा लिया अपन ने, या फरकरी, कुछ इस तरह की चीज आ गई, या पॉइजन खा लिया, तो वो फटाक से होता है। अभी है क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? इनिशियल लक्षण अपन को पता नहीं होते, एकदम से लक्षण आते हैं बाद में, और इसके जो लक्षण आते हैं मोस्टली 30-40 साल की एज के बाद में आते हैं। अगर रीनल फेलियर तो पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके लक्षण थोड़ा लेट आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लॉस होता है किडनी फंक्शन का, मतलब कि धीरे धीरे लॉस होता है, और जनरलाइज वर्स्टिंग, मतलब कि किडनी का साइज भी है वो भी धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब इसके कॉज क्या है? मैंने आपको जो ट्रेनिंग ली है मैंने पहले, उसमें मैंने को बताया रखा है, सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। 50% ऑफ केसेस क्रॉनिक रीनल फेलियर के डायबिटीज के होते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो बचे 50% केसेस हैं, वो उसमें कारण क्या है? अपनी क्रॉनिक रीनल फेलियर का? ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या बोलते हैं उसको, क्रॉनिक लीवर फेलियर से जो है, क्रॉनिक लीवर फेलियर है। अपनी जो रीनल की जो आर्टरी है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब क्लॉट, भाई हर जगह ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो किडनी के अंदर जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, धक्का जम जाए, तो भी हो सकता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। बीपीएच जिसको बोलते हैं, बिनाइन जो अपन हाइपरप्लेजिया जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट आप नाम से जानते हो, तो प्रोस्टेट अगर प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड के अंदर स्टोन आ गया, किडनी के अंदर स्टोन आ गया, तो भी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। प्लस सिस्टिक किडनी डिजीज। सिस्टिक डिजीज क्या होती है कि अपनी पानी की छोटी छोटी बॉल के आकार की सिस्ट बन जाती है किडनी के अंदर। तो शुरू में तो उनका कोई साइन और सिम्टम नहीं आता, लेकिन उनकी संख्या बढ़ने के बाद में अपना क्या है कि नेफ्रॉन्स की साइज थोड़ी सी स्लिंक होने लग जाती है, वो थोड़े से उनका एक तरह से खिंचाव होने लग जाता है, तो बाद में लेटर ऑन उसके लक्षण आने लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेडिकल और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर,
तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम मेडिकल लैंग्वेज यूज करके आप लोगों के लिए, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है, दो टाइप ऑफ जो बीमारी है, ठीक है। अभी इसमें डायग्नोसिस क्या है, इसमें आप देखोगे जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये जीएफआर, ये रिपोर्ट्स में आप देखोगे क्रिएटिनिन और जीएफआर वो 30 से कम होगा, ठीक है। आप देखोगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब अच्छा ये बताइए कि हुआ क्यों, क्योंकि देखिए यूरिया क्या है, वेस्ट अपने फिल्टर से निकलना चाहिए यूरिन के थ्रू बाहर, लेकिन किडनी के फंक्शन हो गए कम, तो यूरिया कहाँ टक गया, ब्लड में। तो ब्लड सैंपल लेंगे तो क्या आएगा, यूरिया ज्यादा, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा है। अब क्या है, प्रोटीन प्रोटीन जो ज्यादा मात्रा में वो कहाँ निकलना चाहिए, वो उसका अवशोषण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब रीनल फेलियर हो गया तो ग्लोमेरुलस जो होते हैं अपने नेफ्रॉन्स होते हैं उसका अवशोषण गया नहीं, तो प्रोटीन कहाँ जाएगा, यूरिन के थ्रू। तो अपन यूरिन का टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा अपन को, एल्बुमिन प्रोटीन। तो देखिए ब्लड में तो क्या मिल रहा है, यूरिया, और जो चीज शरीर के अंदर रहनी चाहिए प्रोटीन वो बाहर निकाल दिया उसने, तो यूरिन में क्या मिल रहा है, एल्बुमिन। तो कितना इजी डायग्नोसिस है, ठीक है। क्रिएटिनिन बढ़ा होगा उस पेशेंट का, क्रिएटिनिन बढ़ता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ईजीएफआर कम होता है, उसका ईजीएफआर कम होगा, ठीक है। 30 से नीचे होता है तो हम बोलते हैं क्रॉनिक। 30 से 42 के मैं आगे बताऊंगा आपको स्टेजेस जो होती हैं। हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन, कैल्शियम आपको लो मिलेगा, ठीक है। जो रिपोर्ट देखोगे जिनकी किडनी फेलियर, कैल्शियम कैल्शियम आपको लो मिलेगा। हाई फॉस्फेट मिलेगा, क्योंकि फॉस्फेट भी क्या है, एक्सिस में किडनी को बाहर निकालना होता है, फॉस्फेट की एक लिमिटेड मात्रा ही अपनी बॉडी को आवश्यकता होती है, ज्यादा यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया तो किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही, तो आपको फास्फेट कहाँ मिलेगा, ब्लड में ज्यादा। पोटेशियम बाहर निकलना चाहिए, एक्स्ट्रा वाला नहीं निकला, तो आपको पोटेशियम कहाँ मिलेगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। सोडियम, अच्छा पोटेशियम ब्लड के अंदर रह गया तो उसने क्या किया, फ्रूट मतलब कि एक तरह से सूजन पैदा कर दी, फ्रूट को ज्यादा बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, सोडियम न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। जितना सोडियम है वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो उससे क्या हो गया, सोडियम कम हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। अब सोडियम कम हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया, इससे क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है वो डिस्टर्ब हो गया, पेशेंट का बीपी बढ़ा रहेगा, पेशेंट का स्वेलिंग देखोगे आप, फेशियल स्वेलिंग देखोगे, पाँव में एडिमा देखोगे, पाँव के अंदर स्वेलिंग देखोगे। तो ये सारा खेल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचाने कि हाँ भाई इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है या अच्छे किडनी की टेस्ट करानी चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा जिसको डायबिटीज है और जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी में हर 5 से 6 महीने के अंदर सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट एडवाइज है, उसको टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में क्या मिलेगा आपको, न्यूरोलॉजिकल मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड क्या साइन मिलेगा, सीजर, मिर्गी के दौरे, मतलब मिर्गी जैसे दौरे आना। जीआई मतलब कि पेट में क्या लगेगा उसको, नोजिया वॉमिटिंग मतलब कि उल्टी जैसा जी करना, और नोजिया, जी मिचलाना, इस तरह की चीजें होंगी। ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, मैंने बताया ना, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम हो जाएगा तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम मिलेगा। लंग्स में क्या मिलेगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। स्किन में क्या होगा, उसके इचिंग होगी। तो ये अपन साइन अपन जो है ना सिम्टम्स देख के अपन बता सकते हैं कि हाँ इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट हो सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था स्टेज 1 क्या होता है, अगर ईजीएफआर 90 से ज्यादा हो, स्टेज 2 क्या होगा 60 से, तो ये नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं। 45 से और ये 59 के आसपास ईजीएफआर है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट, और एंड स्टेज जिसको बोलते हैं 15 से कम। 15 से तो अपन को क्या करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके क्रॉनिक और एक्यूट जो रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए अपन को कंट्रोल करना है हाइपरटेंशन पेशेंट का, कंट्रोल करना है डायबिटीज, और रिस्ट्रिक्ट डाइट, फ्री प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा क्या करनी है अपन को, फॉस्फोरस कम से कम दे रहा है। फॉस्फोरस किस किस में पाया जाता है, नॉनवेज के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो ये अपन को चीजें उसको कम देनी है, ठीक है। लो पोटेशियम डाइट, पोटेशियम वाली डाइट कम देनी है। पोटेशियम कितना होता है, ऑरेंज हो गया अपना, सिट्रस फूड हो गए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां होगी, ये पेशेंट्स को कम देनी है। प्रोटीन शुरू में दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, लेकिन अगर उसका किडनी फेलियर ज्यादा हो गया है तो अपन को 0.6 ग्राम पर केजी के आसपास ही देना है, उससे अपन ज्यादा प्रोटीन नहीं लेंगे पहले पेशेंट को किडनी से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। किडनी रोग ना हो उसके लिए बहुत पानी पीना चाहिए, हेल्दी अपन अगर हेल्दी है या बीपी है, डायबिटीज आपको डायग्नोज है तो अच्छे से पानी पीना चाहिए। लेकिन एक बार किडनी फेलियर हो गया या क्रिएटिनिन अपना 400-500 कर गया तो पानी की मात्रा को कम कर, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, कि किडनी फेलियर नहीं हुआ लेकिन अपन को बीपी या डायबिटीज तो पानी ज्यादा पीनी चाहिए, लेकिन किडनी फेलियर हो गया तो उसके बाद में पानी की मात्रा को थोड़ा घटाना है, प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा घटाना है, फॉस्फोरस की मात्रा को घटाना है, पोटेशियम की मात्रा को घटाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए डायबिटीज, ये किडनी डिजीज के अंदर डाइट बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे हमने प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं एलोपैथी वाले डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव एनी मेडिकेशन टू ट्रीट दिस हाई क्रिएटिनिन लेवल और ईजीएफआर लेवल।
अभी तीसरा जो रोग होता है किडनी के अंदर होता है उसको बोलते हैं हीमेचूरिया। हीमेचूरिया क्या होता है, आप देखोगे आपने यूरिन का टेस्ट कराया और यूरिन के टेस्ट के अंदर क्या है, आरबीसी करके लिखोगे। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल, वो दिखेंगे आपको 10 से 15। तो अब भाई यूरिन के अंदर ब्लड कैसे आ गया, यूरिन के अंदर ब्लड इसलिए आ गया क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है यूरेटर के अंदर, कोई ना कोई प्रॉब्लम है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। या फिर पेशेंट को कुछ न मतलब कि यूटीआई हुआ है, उसका इन्फेक्शन हुआ है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ब्लड यूरिन के अंदर जो अपना ब्लड आ रहा है क्या इंडिकेट करता है, या तो उसको स्टोन है, स्टोन या तो किडनी में है या यूरेटर के अंदर है, ठीक है, या उसको बहुत इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई हुआ है या उसको कैंसर की समस्या हो सकती है, किडनी के कैंसर की समस्या हो सकती है, या फिर उसके किडनी में ट्रॉमा मतलब कि कोई चोट लगी है, ठीक है। तो जिस पेशेंट के यूरिन के अंदर अपन टेस्ट करवा रहे हैं, अगर आरबीसी दिखती है आपको 10 से 12 से ऊपर, तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि उसका क्या, आगे फिर हम बताएंगे कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है या फिर उसका सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया चौथे नंबर की बीमारी, ये क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है, जो प्रोटीन शरीर को आवश्यकता थी, जो किडनी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो नेफ्रॉन्स का मैंने एक पार्ट बताया था ग्लोमेरुली, वो डैमेज हो जाता है और प्रोटीन क्या होता है उनसे पास होकर यूरिन के थ्रू आ जाता है, ठीक है। इसका भी कारण क्या है, वही डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। उसमें क्या मिलेगा आपको, ओडिमा, ओडिमा मतलब पाँव में सूजन मिलेगी, प्लस यूरिन जो होगा फॉर्मी होगा, झाग की तरह दिखेगा उनके अंदर, ठीक है। तो अपन अगर ये टेस्ट कराते हैं कि एल्बुमिन होता है, यदि वो एल्बुमिन 30 ग्राम के आसपास है तो ठीक है, क्योंकि इतना तो एक्टिव करती है, लेकिन इससे ज्यादा अगर यूरिन के थ्रू बाहर निकलना है तो उसको अपन बोल सकते हैं प्रोटीन, ठीक है। एक्चुअली ये डिजीज बहुत ज्यादा है, बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन अपन को मेन जो अपना कॉन्सेप्ट है आज जड़ी बूटियों के बारे में कि अपनी जो हर्ब्स है, अपने मेडिसिन प्लांट हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं, तो एक मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा पास कर लूंगा। अब जो मैंने चौथा हो गया, पांच जो डिजीज है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फाउंड इन द बॉडी के फ्लूइड के अंदर मिलते हैं, टिश्यू मतलब के ऊतकों के अंदर मिलते हैं और ब्लड के अंदर मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इनको कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अभी क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ यूज होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज आते हैं अपने मसल्स के कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, मसल्स जो वर्क करती हैं उनमें चैनल्स होते हैं, ये बहुत डीप इटियोलॉजी और फिजियोलॉजी है। तो अब एक आप तो ये मान लीजिए मसल के मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्ट के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नर्व अपनी जो नर्व्स होती है उनके फंक्शन में बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस कैसे होता है, वो डाइट, मतलब कि जो चीजें आनी चाहिए, सोडियम जितनी मात्रा में आना चाहिए, पोटेशियम जितनी मात्रा में आना चाहिए, क्लोराइड जितनी मात्रा में आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, कम आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या है कि आपने फ्रूट लिया ही नहीं, फ्रूट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन क्या हुआ कि जो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाए। मेडिकेशन, कई मेडिकेशन भी जो होती हैं वो भी डिस्टर्ब कर देती हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताया था कि सोडियम कम हो जाना इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है उसमें जो मोस्ट कॉमन जो बीमारी है वो हाइपोनेट्री में, इसमें सोडियम की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि अपन को थकान बहुत ज्यादा होती है, नोजिया, वही मैंने बताया ना, नोजिया होता है, कोमा होता है, कोमा मतलब पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, सीजर मतलब मिर्गिया से जुड़ा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब एक और इम्पोर्टेंट जो रोग है वो है किडनी स्टोन, ठीक है, कैलकुली, जिसको अपन दो बोलते हैं किडनी स्टोन, ठीक है। अभी मैं वो आपको बहुत क्लियर वर्ड में बताता हूँ, किडनी के अंदर अगर स्टोन हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। और यूरेटर के अंदर स्टोन हो तो उसको क्या बोलेंगे, यूरोलिथियासिस। दोनों टर्म अलग अलग है, आप कहते हो कहाँ पर स्टोन है, बहुत ईजी है, नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी में स्टोन है, और यूरोलिथियासिस मतलब की यूरेटर के अंदर स्टोन है, ठीक है। अभी क्या होता है कि किडनी के अंदर कई जो वेस्ट ब्लड के अंदर है उसको जो बाहर निकालती है किडनी, इसमें कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, यूरिक एसिड हो गया। अभी किडनी का फंक्शन इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा कि वो जितनी मात्रा में निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पा रही, तो किडनी के अंदर क्या होता है, ये चीजें इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और हार्ड मिनरल का डिपोजिट होने के बाद में नेफ्रोलिथियासिस बन जाता है। तो व्हेन द वेस्ट मटेरियल इन द यूरिन डज नॉट डिसॉल्व, वो पूरा डिसॉल्व नहीं होता या फिर पूरा फिल्टर नहीं होता, तो ये किडनी के अंदर क्या है, क्रिस्टल बन जाते हैं या स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इनके प्रकार है, कैल्शियम के स्टोन हो सकते हैं, मैंने बताया था कैल्शियम इकट्ठा हो गया तो कैल्शियम के स्टोन, यूरिक एसिड ज्यादा है बॉडी के अंदर तो यूरिक एसिड के स्टोन, अगर सिस्टीन ज्यादा हो गया तो सिस्टीन के स्टोन, ठीक है।
अब इसके कारण क्या है? इनएडिक्वेट फूड इनटेक, मतलब जितना पानी पीना चाहिए पर पानी नहीं ले रहे, जितना फूड लेना चाहिए, क्योंकि 70% ऑफ अपना बॉडी है वो पानी से बना हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए पानी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा क्या है कि अपने एक तरह से बोल सकते हैं कि अपन जो जिस मात्रा में कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, अपन को जो यूरिक एसिड बनाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं या कुछ अपने खाने के अंदर जो चीजें आती है उसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके साइन क्या है? अपने बॉडी में स्टोन हो गया, उसके साइन क्या है? एक तो है कि अपनी ब्लड के यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है, एक अपने यूरिन जाने की फ्रिक्वेंसी वो बार बार आती है, लेकिन वो थोड़ा अटक अटक के हो रहा था यूरिन। ठीक है, क्योंकि स्टोन फंसा हुआ है बीच में। उस पेशेंट को क्या होगा? बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, उसको बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे। इसमें देखो एक्चुअली क्या, स्टोन ने क्या किया, यूरिन को अपनी नली के अंदर रोक दिया। तो कोई भी चीज अगर रुक जाती है ना, तो वहां पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं या बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या बोलते हैं? यूरिन का प्रॉपर वे से नहीं आ रहा, रुक रुक के आना। ठीक है, पेन होता है, यूरिन करते हैं तो पेन होता है। अब पेन इज लोअर बैक, आप कमर के जो पीछे वाला पेन है वो दो तरह का होगा, या आपको अपने लंबो सैक्रल, मतलब कि अपन कहते हैं ना L1 L5 में पेन है, तो उस तरह का पेन होगा। लेकिन ये पेन क्या होता है? रेडिएट, रेडिएट का मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, ऐसे चलता हुआ सा पेन होगा आपको ना, कि हाँ इधर से इधर पेन बह रहा है, तो बैक साइड में पेन होता है। तो अपन को एक बार क्या, अच्छा इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? इसका डायग्नोसिस वही है, यूरिन के टेस्ट कराओ, यूरिन में आरबीसी तो सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी के अंदर स्टोन की साइज आ जाती है। तो स्टोन का मैं बोलना चाहूंगा कि देखो अपने यूरेटर में अगर स्टोन होता है तो अपना यूरेटर का जो होल होता है वो 4 mm का होता है। तो 5-6 mm के स्टोन तो वैसे ही पानी पिएंगे या वीट बाड़े ग्लास में उसके लो आप, या फिर किडनी सपोर्ट, तो बहुत इजीली एक लो डोज में निकल जाते हैं। ठीक है, उससे बड़े स्टोन जो होते हैं उनके उसको निकालने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की एक पूरा प्रॉपर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, स्टोन का क्लियर हो गया। क्रॉनिक क्लियर, ये भी दो बीमारियां जो मेनली आती है। बाकी एक बीमारी है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने जो ग्लोमेरुलो होते हैं, न्यूरॉन्स के जो पार्ट होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आती है? या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसके अंदर जो वेस्टेज है वो ज्यादा इकट्ठे हो गए, मतलब कि बाहर नहीं निकल पाए, तो इसलिए ग्लोमेरुलाइटिस हो जाता है। तो ग्लोमेरुलाइटिस अकर ऑन इट्स ओन एंड पार्ट ऑफ द अनदर डिजीज। ठीक है, जैसे डायबिटीज है, ल्यूपस है, तो इन बीमारियों के कारण भी ये ग्लोमेरुलाइटिस हो जाता है। ये 7 नंबर की बीमारी है। इसमें आपको क्या साइन लिखेंगे उस पेशेंट के? पफिनेस, पफिनेस क्या होता है कि उसका जो फेस है वो थोड़ा सा आपको ना स्वेली स्वेली दिखेगा। ठीक है, और वो भी कभी सबसे ज्यादा मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर दिखेगा, या फिर आपको ब्राउन यूरिन दिखेगा उसका, क्योंकि ग्लोमेरुल से क्या होता है, जब ग्लोमेरुल नेफ्राइटिस होता है तो अपना प्रोटीन लीक करता है, तो ब्राउन दिखेगा। और यूरिनेशन लेस, मतलब जितना अपना यूरिन आना चाहिए पेशेंट को उससे थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, ये 7 नंबर की बीमारी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, आपने देखा होगा कि सोनोग्राफी कराते हैं तो किडनी का साइज बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, किडनी के साइज का बढ़ जाना या किडनी के अंदर ही स्वेलिंग आ जाना, उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्योंकि ये सारी का सोनोग्राफी कराते हैं तो सारी टर्म्स आती है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी एजुकेट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया कि एनराजमेंट, एनराजमेंट ऑफ वन और बोथ किडनी। ठीक है, किसी एक या दो किडनी या दोनों किडनी का बढ़ जाना, किसके कारण? या तो कोई स्टोन आ गया, स्टोन ने क्या किया, यूरिन के फ्लो को, मतलब किडनी से ब्लैडर में यूरिन आना चाहिए ना, तो अपने यूरेटर के अंदर स्टोन आ गया, तो अपना यूरिन क्या है कि उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। समझ गए आप? किडनी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो फिर क्या उसकी साइज बढ़ गई है। तो हाइड्रोनेफ्रिन इज swelling of one or both kidney. Kidney swelling happens when the urine cannot drain from the kidney and build up in the kidney as a result. तो किडनी के अंदर बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दिस कैन अकर फ्रॉम a blockage। अच्छा, अगर उस ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज भी है, जैसे किडनी का स्टोन बताया मैंने, उसके कारण हो सकता है, या फिर एक ड्रेनेज सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है। ठीक है, इसमें साइन क्या होगा? आपका पेन होगा इन द साइड और बैक, और वो ट्रेवल कर सकता है लोअर एब्डोमन और अपने ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन क्या होता है? अपने जेनिटल ऑर्गन के दोनों और जो रीजन होता है तो उसमें ग्रोइंग रीजन, वहां भी क्योंकि अपना जो ब्लैडर से जो यूरिन जाता है, तो उस वाले पूरे मार्ग के अंदर उनको पेन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें साइंस क्या होते हैं या फिर पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं? जैसे नोजिया हो गया पेशेंट को, वॉमिटिंग हो गई, फीवर हो गया। ठीक है, फीवर के कारण ज्यादा रहता है, किडनी के साथ बढ़ जाता है, और फीलिंग शाइल। ठीक है, इन्फेंट, ये बच्चों में भी हो सकती है बीमारी, क्योंकि बच्चों में भी स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर किसी न किसी कारण से यूरिन का मार्ग ब्लॉक हो जाता है। तो 9वें नंबर की बीमारी है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है कि
अपने नेफ्रॉन्स है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। ये यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, अपने जो यूरिन ट्रैक्ट में बार बार अगर यूटीआई होता है तो उनको ये बीमारी ज्यादा रहती है। एक्यूट नेफ्राइटिस जो है, पहला नेफ्राइटिस, ये सडन एंड सीवियर किडनी इन्फेक्शन, इट कॉज द किडनी टू स्वेल एंड मे परमानेंटली डैमेज। ये इतनी भयानक बीमारी है कि अगर अपने टाइम पर अगर मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोका या फिर इसका डायग्नोस नहीं किया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे डेथ भी हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा साइन क्या है कि अपना जो फीवर है वो रहता है, इसके अंदर 102 या उससे ऊपर रहेगा। वही मैंने बताया आपको, एब्डोमिनल पेन रहेगा, बैक साइड और ग्रोइन रीजन में पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन होता है। इसमें क्लाउडी यूरिन होता है, मतलब कि एक तरह से बादल का जो कलर होता है व्हाइट का, उसके अकॉर्डिंग का यूरिन होता है। इसमें आपको पस्टेल्स मिलेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो यूरिन का टेस्ट करेंगे उसके अंदर पस्टेल्स मिलेंगी, ठीक है। और ब्लड भी मिल सकता है यूरिन के अंदर। इसमें क्या होता है, अर्जेंट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है, मतलब कि पेशेंट वेट नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यूरिन आया लेकिन उसके कपड़ों में यूरिन निकल जाता है कई बार। तो ये इस तरह की समस्या है, उसको पायरोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि मछली में जैसे स्मेल आती है वैसे स्मेल आती है यूरिन के। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 तरह की बीमारी होती है, लास्ट में माइक्रो एल्बुमिनुरिया, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने यूरिन के अंदर प्रोटीन का लीक होना, ठीक है। ये वैस्कुलर डैमेज, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें डैमेज होता है, उसके कारण भी। अब जो अपना एक आज का जो टॉपिक है मेन, हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट दैट बेनिफिशियल इन रीनल डिजीज, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो कि अपने रीनल डिजीज है उसमें हेल्प करती है और बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना जो प्लांट आता है वो गोखरू आता है, जिसका अपन बॉटनिकल नेम है जिसको बोलते हैं ट्राइबोलस टेरेस्ट्रीज, ठीक है। स्पेशल में आप देख लो गोखरू बहुत मतलब कॉमन एक प्लांट है जो कि कई जगह आपको उगा हुआ दिख जाएगा। और कई इसके ऊपर रिसर्च हुई है यूएस के अंदर, यूके के अंदर। और इसमें इसको बहुत ही अच्छा एक जिसको बोल सकते हैं कि आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा हीलिंग प्लांट माना गया है। अब गोखरू जो मैंने आपको बताया कि इसका बॉटनिकल नेम जो है ट्राइबोलस टेरेस्ट्रीज है, इज एंशिएंट हर्ब कॉमनली यूज्ड इन द आयुर्वेदिक हीलिंग, ठीक है। राजस्थान में, हरियाणा में इस वाले जो अपना नॉर्थन एरिया है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर नेचर ने इसका पूरा कमर्शियल कल्टीवेशन, मतलब कि पूरा कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में लिया हुआ है, जो कि मतलब बहुत अच्छी किस्म का जो गोखरू होता है या फिर जो प्लांट होता है वहाँ पर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसकी जो मेडिसिन वैल्यू है, भाई जितना अच्छा प्लांट होगा ना, जितना उसका एक मेडिसिन वैल्यू उतनी ही अच्छी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, गोखरू इज ए नॉन एज हील किडनी एंड यूरिनरी डिजीज। तो मैंने आपको सारी किडनी और यूरिन के अंदर जो बीमारी है वो बता दी। तो ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि अपना जो मान लीजिए अर्जेंट फ्लो आ रहा है यूरिन का या फिर बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है उसको एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। इसके अंदर जो भी एल्कोइड्स होते हैं या फिर इसके अंदर जो भी मेडिसिनल जो सब्सटेक्ट हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। ये डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब किडनी जो काम कर रही है उसी काम को ये लोग एनहेंस कर देते हैं, या फिर ये जो पौधा है वो ये उसको एनहेंस कर देता है, इसका जो भी एक्सट्रैक्ट होता है उसको डिटॉक्सिफाई में हेल्प करता है। तो अगर किडनी जो मेन काम कर रही है उसके काम को, उसी उसी के काम को थोड़ा सा फूड सप्लीमेंट हेल्प करे तो किडनी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो किडनी जो चीजें निकाल रही है एक्सेस मात्रा में, जो जिनको नहीं खान पा रही, तो वो वेस्ट ऑलरेडी अपने ब्लड के अंदर कम देगा। तो गोखरू इज बेनिफिशियल फॉर क्योरिंग द किडनी एंड ब्लैडर एलिमेंट। ब्लैडर भी एक अपना जो अपना यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका पार्ट है। और ये जो हर्ब है वो कैसे हेल्प करती है क्यूरिंग द यूरिनरी डिजीज बाई अदर क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसको, जो किडनी के अंदर जिसमें EGFR चले गया है, तो उसमें हेल्प करती है। प्लस किडनी स्टोन है उसको भी, देखिए अगर 5 mm का स्टोन है या 6 mm का स्टोन है तो उसमें तो क्या है कि अपन एक्सेस यूरिनेशन करके उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर स्टोन बड़ा है तो उसको क्या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये स्टोन के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करती है। प्लस उसमें इस तरह की चेंजेस लेके आती है कि वो किडनी का स्टोन या तो ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल जाए या फिर अपने गुत्सा के माध्यम से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो एक तरह से एक डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक इसको बोलते हैं जो मेडिसिन या फिर जो कोई भी चीज यूरिन को बार बार लाती है। जैसे मैं बोलना चाहूंगा अगर कॉफी और चाय पर ज्यादा पीते हैं तो वो भी एक तरह से डाययूरेटिक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किडनी डिजीज के लिए आप कॉफी और चाय ज्यादा पीने लग जाए, मतलब कि वो भी एक तरह से डाययूरेटिक है। ये मेडिसिनल वे से मतलब कि उसको यूरिन इसके किडनी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, चाय नहीं करते। तो मैं बता दूं गोखरू एज ए प्रमोट ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
अब गोखरू के क्या है, मैंने आपको बता दिया, किडनी में किस तरह से काम करता है, स्टोन में काम करता है, क्रिएटिन कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। लेकिन गोखरू के और भी बहुत सारे काम है, जैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे मेल है या फीमेल है, उसको भी उसके फंक्शन पे या उसके सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और लिबिडो बूस्टर है, कई जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या फिर लिबिडो की कमी होती है तो उसमें भी हेल्प करता है। तो गोखरू अपना जो है मतलब कि एक तरह से बॉडी अगर ओबीज है तो उसमें भी काम करता है। कंज्यूमिंग गोखरू इज प्रिस्क्राइब्ड सप्लाई द बॉडी विद ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी मसल स्ट्रेंथ के लिए अपन को जो मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो उसमें से भी कई मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अपना गोखरू करता है। तो इतने सारे इस गोखरू के काम हैं, मतलब कि एक हर एक छोटी सी हर्ब जिसको मतलब कि एक साधारण तरीके से जाती है, तो मैं बोला था कि ये बहुत ग्रेट नेचुरल हर्ब है टू रेगुलेट द लेवल ऑफ सेरोटोनिन आल्सो। ठीक है, सेरोटोनिन क्या होता है, अपना मूड हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि इमोशन और मेंटल स्टेट, मतलब कि अपने इमोशन, अपनी खुशी, अपना दुख, उसको बहुत मतलब कि वेरिएट करता है सेरोटोनिन हार्मोन में। तो ये गोखरू जो मेडिसिन जो अपना प्लांट है, उसको भी सेरोटोनिन हार्मोन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल जो भी इम्बैलेंस है या फिर अदर जो न्यूरो डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं ब्रेन की बीमारियां, तो ये हर्ब उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन अभी अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रीनल डिजीज, किडनी डिजीज के ऊपर है। तो किडनी डिजीज का जो है मेन यूज आता है, बाकी इनके सब्स्टिट्यूट यूज भी है या फिर अदर यूजेस भी है। ये कुछ प्रिकॉशंस है कि अगर गोखरू का यूज करना है तो मेडिकल सुपरविजन है, जिसके लिए हम लोग हैं ही, प्लस हमारा जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, वो भी एक इनकी कितनी मात्रा चाहिए कितनी मात्रा नहीं चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही बना गया है। तो कोई इशू नहीं है, अपना जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं, जितनी मात्रा अपने शास्त्रों में लिखी हुई है या जितनी डिजीज को ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट, उतनी मात्रा अपने ली हुई, और डोजेस के बारे में आप जानकारी दे ही सकते हैं। सेकंड जो प्लांट है उसको बोला जाऊंगा पुनर्नवा। पुनर्नवा के नाम से आता है, इसका बॉटनिकल नेम है बोरेविया डिफ्यूजिया। ठीक है, पुनर्नवा क्या है कि इसके नाम से जैसे मैं बताना चाहूंगा कि नवीन कर देना, मतलब पुनर्नवीन कर देना बॉडी को, मतलब कि एक तरह से रेजुनेट कर देना बॉडी को। ठीक है, तो ये एक रसायन है, रक्तवर्धक होने से मतलब कि इसको पुनर्नवा कहा गया है। ठीक है, पुनर्नवा को जो हम बोलते हैं वो साउथीन, मतलब कि इसको नॉलेज के बहुत सारे नाम है, साउथीन भी बोलते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी है, गनपूना ही बोलते हैं संस्कृत के अंदर। ये दो तरह की होती है अपनी, जो जिसके व्हाइट एंड रेड है। इसमें जो अपना व्हाइट वाला होता है इसकी मेडिसिन वैल्यू होती है। ठीक है, जो अपने बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, इवन एलोपैथी मेडिसिन से भी जो, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है कि इन प्लांट का कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एलोपैथी मेडिसिन के बनाने में भी काम आती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी काम आती है। ठीक है, जो रेड बुनट हुआ है उसका थोड़ा सा मेडिसिन वैल्यूज कम होती है, उनको अपन कम यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। अब मैं बताना चाहूंगा यूजेज ऑफ पुनर्नवा। जो पुनर्नवा जो है उसके यूजेस क्या है। ठीक है, तो ये पूरा प्लांट पैक विद असेंशियल, जितने भी अपने बॉडी के अंदर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, जैसे विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और अदर कंस्टिट्यूशन भी है, जैसे अल्कलॉइड्स है या फिर मेडिसिनल वैल्यू के जो अल्कलॉइड्स है प्लस सब्सटेंसेस है, वो अपने से काम आते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन है, जो जिस पर ये काम करती है, मैं आपको लेता हूँ एक पुनर्नवा मंजूर करके मेडिसिन लिखता हूँ, प्लस अपने यहाँ भी पुनर्नवा है कई बोर्ड के अंदर, लेकिन उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग मार्केट अवेलेबल भी लिखते हैं। तो ये मेनली किसमें काम आती है, किडनी डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है इंटेस्टाइनल कॉलिक के अंदर। इसका यूज कफ के अंदर भी बहुत होता है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब कि कफ जो जमा हुआ है उसको बाहर निकलने का काम करती है। हीमोरॉइड पाइल्स के अंदर इसका बहुत अच्छा यूज है, और स्किन डिजीज के ऊपर बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, इसके अलावा नींद कम आ रही है, आई की बीमारी है, या अस्थमा है, जॉन्डिस है, तो आप देखिए मेन काम जो है इसका मेनली जो है अपनी किडनी पे वर्क करती है पूरा। ठीक है, किडनी के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उस पर काम करती है, लेकिन इनके साइड बाय साइड और भी बहुत सारे काम है। पुनर्नवा इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डाययूरेटिक, ये एक नॉर्मल वे के अंदर यूरिन को बार बार सिक्रेशन में हेल्प करती है, प्लस जो कैल्शियम फॉस्फोरस या फिर अनवांटेड वेस्ट जो किडनी में इकट्ठे होते हैं उनको डिसॉल्व करने का काम करती है। तीसरा सा काम क्या है कि जो अपने किडनी के अंदर अगर स्टोन हो गया, अगर उसकी साइज बड़ी है, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है, ताकि नॉर्मल वे से निकल जाए। ठीक है, तो इट हेल्प टू पास द स्टोन थ्रू यूरिन बाय इंक्रीज यूरिन फ्लो। जैसे मैंने बताया था, डाययूरेटिक का मतलब होता है कि इंक्रीज यूरिन फ्लो, तो दिस इज ड्यू टू इट्स
डायरेटिक प्रॉपर्टी, डायरेटिक यूरिन का बार बार। तो पुनर्नवा इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड फॉर द लिवर। अब ये क्या है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए क्या है ये लिवर में बहुत अच्छी काम करती है। लिवर का, क्योंकि लिवर में क्या एंटी ऑक्सीडेंट जो होते हैं लिवर के फंक्शन को एनहेंस करते हैं, जिससे बहुत सारे डाइजेशन सिस्टम के फंक्शन एनहेंस होते हैं। ये जो लिवर सेल के अंदर जो डैमेज होता है, जो फ्री रेडिकल्स के कारण या टॉक्सिन के कारण जो भी डैमेज हुआ है उसमें काम करती है, ठीक है। और ये जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो किडनी फंक्शन के कारण एनीमिया होता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम होता है, तो ये किडनी फंक्शन को ठीक कर कर एनीमिया में भी काम करती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पुनर्नवा माइट हेल्प इन एनीमिया as it is help to increase the total hemoglobin count which may be due to iron present in it। तो ये किडनी को थोड़ा सा ठीक करके हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करती है, प्लस आयरन की मात्रा को भी थोड़ा बढ़ा के जो एनीमिया है उसको ठीक करने में हेल्प करती है। अभी आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, गाउट। तो गाउट क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड अपने छोटे छोटे जॉइंट्स पे इकट्ठा होता है, छोटे जॉइंट्स से जो पेन होता है मेनली फॉर द गाउट के आसपास, गाउट के कारण होता है। यही यूरिक एसिड अगर किडनी में ज्यादा मात्रा में हो जाए और डिजोल्व होकर या वेस्ट से वो बाहर नहीं निकले, तो वहां पर किडनी के अंदर स्टोन होता है, इसको यूरिक एसिड का स्टोन होता है। तो पुनर्नवा क्या है कि गाउट इज a condition जो मैंने आपको बताया which occurs due to high level of uric acid। यूरिक एसिड might get elevated in the body due to multiple reasons। जैसे मैंने आपको बताया था कि पुअर डाइजेशन हो या फिर किडनी के अच्छे से उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। गाउट नामक दर्द, जैसे रूमेटॉइड जगह दर्द होता है तो गाउट का पेन होता है, तो छोटे जॉइंट्स में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आमवा जिसको बोलते हैं वो बड़े जॉइंट्स में होता है, ठीक है। अभी पुनर्नवा क्या कर रहा है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, अपने यूरिन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। इससे क्या होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो यूरिक एसिड कम बनेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। बन भी गया तो अपने यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, अपने किडनी के अंदर इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो किडनी क्या है कि पुनर्नवा जो मेडिसिन है उसके वर्क के थ्रू इजीली पास कर सकती है यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, और अपने गाउट के जो सिम्टम है या गाउट होने की संभावना को कम करती है। तो ये जो मैंने बताऊंगा जो पुनर्नवा की ये काम क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद के अनुसार दीपन, पाचन और डायबिटीज इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो कि इसको हेल्प करती है, ठीक है। ये वही सेम प्रिकॉशन है जो मैंने गोखरू की बताया था कि कैसे यूज करना चाहिए। अभी अपन करते हैं तीसरी ड्रग के बारे में जिसको बोलते हैं मैमोसेपुटिका। इसका बॉटनिकल नेम है, और आप लोगों ने इसका जो मतलब कि बचपन से आपने देखा होगा कि ये प्लांट कैसे उगता है। आप लोगों ने इसको टक्मी नॉट करके नाम से भी जानते हैं। ये बच्चे बहुत तेजी से इसको टच करते ही अपनी पत्ती को सिकोड़ देती है, ठीक है। इसके जैसे इसमें जो बताए गए हैं कि इसकी एंटी सिस्टेमिक प्रॉपर्टी है, स्टिमुलेंट है, पेन किलर है और एंटी डिप्रेशन में भी काम करती है। ये कैसे वर्क करती है इस बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो जिसको अपन बोलते हैं स्वीमी का पौधा, तो जैसे मैंने बताया इसको टक्मी नॉट भी बोलते हैं कि आल्सो स्टेक जो नेम है। कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट इन ओपन प्लेस, जो रोड साइड में मिल जाएगी आपको, कल्टीवेट लैंड में मिल जाएगी, जो अपना वास्ट एरिया वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बहुत सारे नेम है जो कि जिसको लसालू बोलते हैं, नमस्कारी बोलते हैं, समंगा बोलते हैं, ठीक है, समोक्सिनी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट नेम से अलग अलग स्टेट में जाने जाते हैं। अब यूजेस क्या है लाजवंती के, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसका जो यूजेस है वो अपना किडनी के अंदर, जो किडनी है इसके अंदर स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो अपने जो यूटीआई या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है या स्टोन के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है, ठीक है। तो बाकी इसके जो सब्स्टिट्यूट वर्क है, एलोपेशिया, एलोपेशिया क्या होती है, गंजापन, इसमें भी काम करती है, डायरिया में भी काम करती है, अपने अगर लूज मोशन हो रहा है उसमें भी काम करती है, इंसोम्निया में भी काम करती है, ट्यूमर में काम करती है, वेरियस यूरोजेनेटल इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है यूरिन में तो इन्फेक्शन है लेकिन जेनेटल ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, तो कंबाइंड रूप से अपन क्या बोलते हैं, यूरोजेनेटल इन्फेक्शन। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि द हर्ब हैज बीन यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर एजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरोजेनेटल डिसऑर्डर। अच्छा, इसका उपयोग पाइल्स में भी है, अपने में और साइनस के अंदर भी इसको उपयोग कर सकते हैं, और अपने अगर घाव हो गया तो घाव में भी इसका पेस्ट बना के अपन यूज कर सकते हैं, या फिर पत्तियों का पेस्ट बना के लगा के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मेनली जो ट्रेडिशनली इसको जो यूज करते हैं वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए करते हैं। इसके सीड का जो मिश्रित होता है वो अपन टैबलेट स्नैकिंग के लिए भी यूज करते हैं, और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। जो इसकी पत्तियां होती है, जो लाजवंती की जो पत्तियां हैं, तो
डिकोरेशन एंड द पेस्ट जो इसका यूज होता है, अपने फाइल्स के अंदर पेस्ट लगा सकते हैं, वुड्स के अंदर फिस्टुला, ठीक है, किसका पिंक आई है, ठीक है, अगर उसको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है या फिर डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, इंसोम्निया है, हाइड्रोसिल की बीमारी है, उसमें अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग जो प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग यूज होता है। अब इसकी जो रूट है वो किसके लिए काम आती है, मैंने देखा है कि स्नेक बाइट, जो कि ट्राइबल एरियाज होते हैं वो स्नेक बाइट में इसका यूज करते हैं, सांप ने काट दिया तो इसका वहां भी यूज आता है, डायरिया के अंदर यूज आता है, स्मॉल पॉक्स है, फीवर है, अल्सर है, जॉन्डिस है, हेमोरेज, ठीक है, अस्थमा है, फिस्टुला है, ल्यूकोडेर्मा, इस तरह की बहुत सारी बीमारी है जहाँ पर इसका यूज आता है। तो होल प्लांट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द रिमेटिव, आमवात के अंदर इसका बहुत उपयोग है, कैंसर के अंदर बहुत उपयोग, अच्छा उपयोग, मतलब इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है, इडीमा में बहुत अच्छे हैं, डिप्रेशन में बहुत अच्छे हैं, प्लस एलिफेंटाइटिस इसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इंसेक्ट बाइट में अंदर ये बहुत अच्छा यूज होता है सांप के काटने से, तो ये बहुत अच्छा इंसेक्ट है। ट्रेडिशनली टचिंग और यूज फॉर द एंटीडोट, जैसे मैंने आपको बताया था बिच्छू काटने के अंदर इसका रूट है, उसका मतलब कि उसको च्यू किया जाता है या फिर पेस्ट है उसका, जो रूट का पेस्ट होता है उसको लगा के जो भी वेटरनरी है वहां पर लगा के अपन थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उससे, या फिर तो ठीक हो सकती है चीज, ठीक है। जो लीव्स है उनकी स्टीम है वो अपने अगर बिच्छू ने काट लिया तो वहां पर उपयोग करते हैं। ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि एक ही हर्ब है, उसके अपने किडनी में तो बहुत सारे यूजेस हैं, बाकी अदर जो रोग है या फिर अदर वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी इसके यूजेस आते हैं। वो सेम प्रिकॉशंस हैं तो मैंने पहले बताया था आपको। अब जो अपन जो फोर्थ जो ड्रग ले रहे हैं वो है कबाब चीनी। कबाब चीनी किसको बोलते हैं, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है पाइपा पुदीबा, ठीक है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीमेटिक क्या बोलते हैं कम उल्टी आने के लिए, एंटीसेप्टिक है, और एपेटाइजर है भूख ज्यादा लगने के लिए, एरोमेटिक है, एस्ट्रिंजेंट है, कार्डियोटोनिक है, कार्बोनेटिव है, डाययूरेटिक है। तो डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज है और रेजुनेटिंग है। तो डाययूरेटिक और रेजुनेटिंग प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा कि यूरिन का फ्लो को वो ठीक करती है, प्लस अपने जो भी ग्लोमेरुलस अपने जो कि जिनमें इन्फेक्शन हुआ है या नेफ्रॉन जो कि नष्ट हुए उनको ठीक करने में मदद करती है। तो कबाब चीनी जो देखा होगा कि अपने सीजन चीनी के नाम से भी होती है, और इट इज द होस्ट ऑफ द हेल्थ बेनिफिट प्रॉपर्टी। ये सब चीजें इंडिजिनस प्लांट ऑफ द जावा एंड द सुमात्रा, ये जावा और सुमात्रा के जो आइलैंड्स है वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कल्टीवेट होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से, जो जिसको बोलते हैं अपन जो कबाब है, इसका रिजेंबल मतलब होता है जो अपनी काली मिर्च है उसकी तरह ये बिल्कुल देखने में लगती है, बट डिफरेंट विद द सीड एंड हैव इट टेल दैट इट एक्ट विद द फुट ऑन द टंग, ठीक है। अब यूज क्या है कबाब चीनी के? कबाब चीनी इज ए पोटेंट रेमेडी फॉर ट्रीटिंग द यूरिनरी प्रॉब्लम लाइक इनकॉन्टिनेंस। मैंने आपको बता दें जिनके यूरिन लुक क्या आता है, तो कबाब चीनी अगर अपन उसको देते हैं किसी फॉर्म के अंदर, चाहे किसी मेडिसिन के अंदर इंक्लूड है, ग्रीन इंक्लूड है, या फिर पेनफुल यूरिनेशन है, ठीक है। तो मेनली ये किसमें काम आ रही है, अपने स्टोन के कारण, क्योंकि ये लक्षण आपको काम मिलेंगे यूरिन रिटेंशन या फिर यूरिन का पेनफुल आना स्टोन के कारण, ठीक है। तो ये पेनफुल यूरिनेशन के अंदर बहुत उपयोगी आती है। अपना बर्निंग सेंशन में यूरिन में अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, यूटीआई के प्रॉब्लम है, तो वहां पर इसका उपयोग है, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे मैंने आपको बताना चाहूंगा वो सिंपल वर्ड है कि जिनकी डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज है, जिन हर्ब्स की या मेडिसिन प्लांट की डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज है या उनका कार्य करने का तरीका डाययूरेटिक है, तो वो अपनी किडनी के फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, डायसूरिया में भी हेल्प करेगी, ठीक है। ये यूरेनिया में हेल्प करती है। यूरेनिया किस रोग को बोलते हैं, मान लीजिए अपनी किडनी वेस्ट को अच्छे से नहीं निकाल पाई, तो वेस्ट क्या होता है, ब्लड के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो वेस्ट ब्लड में मिल जाए तो उसका क्या होता है, यूरेनिया। आपने पढ़ा होगा लोग कि यूरेनिया किसे कहते हैं, तो यूरेनिया इसी को बोलते हैं वेस्ट का ब्लड के अंदर, ठीक है, ठीक है। कबाब चीनी पाउडर इज आल्सो टेकिंग बाय इन्फ्यूजिंग इट विद काउज मिल्क, अपन के काउ मिल्क के साथ में ले सकते हैं। तो ये अपने क्या ब्लैडर को भी एक उसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है ब्लैडर की, या फिर उसकी जो काम करने की जो प्रोसेस है उसको मतलब कि एनहेंस करती है या बढ़ाती है, ठीक है। ये क्या करती है कबाब चीनी, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन है, प्रोस्टेट ग्रंथि अगर बढ़ गई है तो उसको भी अपना रिड्यूस साइज को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। यूरिन की रिटेंशन मतलब कि यूरिन का रुक जाना, उसको भी यूरिन खुल के आने के लिए प्रमोट करती है, ठीक है। अभी यूरेटर का जो इन्फेक्शन होता है, जो भी यूटीआई होता है उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सेम मतलब कि लगभग वही काम है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वे से करती है। जैसे कबाब चीनी है
ये यूटीआई में बहुत हेल्प करती है, स्टोन में बहुत हेल्प करती है। पुनर्नवा है जो कि किडनी को रेजुलेट करने के लिए या फिर अपने हीमोग्लोबिन डाउन उसको थोड़ा सा करने के लिए डायरेटिक प्रॉपर्टी जाता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं हर्ब्स के, अलग अलग हेल्प। तो जैसे मैंने बताया कि एफ्रोडाइट इसका ये है कि ये अपना लिबिडो या इनफर्टिलिटी ऑफ मैन के अंदर होती है, मतलब कि सेक्सुअल डिजायर की इच्छा कम होना या फिर उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसको भी इंक्रीज करती है। ठीक है, जिससे स्टेमिना बढ़ता है और इस तरह से जो स्टेमिना बढ़ रहा है या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन है उसको भी दूर करने में हेल्प मिलती है। और इस जो इसका काम जो है वो अपना अपना ब्रोंकियोल्स होता है, या फिर मैं आपको बता दूं कि कफ में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये वैसोडायलेटर है। वैसोडायलेटर क्या है कि अपने जो लंग्स के जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, ठीक है, वो स्ट्रिंग हो गए या फिर कफ जम गया, तो एक्सपेक्टर हो उनका कफ को बाहर निकालती है, उसमें अपने कफ में और उसमें हेल्प करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्लियरिंग द म्यूकस ड्यू टू पोटेंट एंटी टिश्यू एंड द ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज। ठीक है, डेली इनटेक ऑफ कार्ब्स इन सप्लीमेंट इट्स टू क्लियर कंजेशन, अपने चेस्ट में जो कंजेशन है उसको हेल्प करता है। और अपना जो नेजल प्रेशर का जो इरिटेशन होता है, मतलब अपना म्यूकस नेजल में जमा हुआ है तो उसको निकालने में हेल्प करता है। इस तरह से इसके रेस्पिरेटरी जो डिजीज है या फिर एलर्जी डिजीज है उसमें बहुत सारे हेल्प। आगे है कि कॉप्सिनी, जैसे मैंने बताया कि एक हफ्ते से बहुत सारे यूज होता है। पोटेंशियल टू एनहांस द डाइजेशन सिस्टम, अपने पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छे से रखता है। स्ट्रॉन्ग कॉप्सिनी का जो है वो अपने लिवर को बहुत तेज सपोर्ट करता है, प्लस अपनी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो अवशोषण की क्रियाविधि है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। आगे चलेंगे अपन, सेम प्रिकॉशंस है। अब मेन जो है पत्थर सिट्टा, पत्थर सिट्टे का आपने बहुत नाम सुना होगा, जो बहुत सारे ड्रग के अंदर आता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो कैलेंटोया पिन्नाटा करके है। ठीक है, तो इट इज सेड दिस कंज्यूमिंग 2 लीव्स ऑफ पत्थर सिट्टा, और जो इसका बॉटनिकल नेम है, विल कीप यू सेफ फ्रॉम मेनी डिजीज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो पत्थर सिट्टा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ये मेनली इसकी जो पत्ती है, इसका जो रस है, अपनी किडनी स्टोन को निकालने के लिए बहुत काम आता है। बहुत सारी ड्रग्स के अंदर इसका यूज होता है। तो अपने जो मेनली मतलब कि इजीली अपने इंडिया में कहीं मिल जाता है ये, मतलब कि उसको बहुत सारी जगह उगा हुआ मिलता है। और उसको अलग अलग अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एयर प्लांट है, मदर ऑफ थाउजेंड है, ठीक है, लाइफ प्लांट है, उसको मैजिक लीव भी बोलते हैं, मिरेकल लीव बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन काम जो है वो मैं आपको बताऊंगा वो कि किडनी स्टोन को बाहर निकालने का होता है। इसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यूज होती है या फिर इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो डायरेटिक प्रॉपर्टी है, मेरी यूरिनेशन की जो क्रिया है उसको थोड़ा सा ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। इसके कारण क्या है कि इसमें बार बार यूरिन आने के कारण, या फिर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टीज होती है कि ये बड़े स्टोन को डिसॉल्व करने की काम होता है। ठीक है, डिसॉल्व करने का क्या है, वो पार्ट में अंदर ही ब्रेक डाउन होता है और अपने यूरिन के थ्रू या यूरिन टेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो जैसे इनिशियल मैंने आपको बताया था ये किडनी स्टोन में काम आता है, तो लीव्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, तो अपना बीपी है उसको कंट्रोल में भी काम करने, बीपी को भी कम करने के लिए काम आती है ये। और पत्थर सिट्टा की जो मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 टेस्टस्पून ऑफ क्रोमिन जो सीड्स के पाउडर और उसमें देसी घी बना के अगर अपन 2 टाइम लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर में और ब्लीडी डायरिया, मतलब कि जो डायरिया के अंदर ब्लीडिंग हो रही है उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था पेस्ट से अपने बॉयल्स ऑफ मीट जो है वो भी अपन वाटर के साथ में इनटेक करते हैं, तो वेजाइनल इन्फेक्शन में काम करता है और पाइल्स में बहुत उपयोग करता है। मैंने आपको बताया हर एक ड्रग का जो मेन ड्रग है, जो मेन काम है, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। अब जो अपन एक और प्लांट है उसको बोलते हैं वर्म। ठीक है, तो उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है Crotona nerula। और ये भी एक मैं बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में बहुत अच्छी हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि जो ग्लोमेरुलस है या नेफ्रॉन जो कि नष्ट हो गए उनको रेजुविनेट का काम करती है, उनको एक तरह से ठीक करने का काम करती है, ताकि किडनी ब्लड में से जो वेस्ट है उनको अच्छे से बाहर निकालता है। ठीक है, इसको अपन सेतु वृक्ष भी बोलते हैं, साधु वृक्ष भी बोलते हैं, कमरक्का संस्कृत में बोलते हैं। कॉमनली फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट, बार्क, फ्लावर, लीव्स, रूट यूजफुल होते हैं। ठीक है, इसका आयुर्वेदिक के अलावा सिद्धा, यूनानी चिकित्सा इसमें भी बहुत उपयोग होता है। तो यूजेस क्या है कि डायरेटिक
सेम सारी हर्ब्स का जो मेन होता है डायरेटिक, लेकिन इनके लेवल ऑफ डाइल्यूशन थोड़ा अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा डायरेटिक होता है, थोड़ा सा कम होता है। कोई एंटीसेप्टिक गुण होता है, किसी में एंटीबैक्टीरियल गुण ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है यूरोलिथोलाइसिस, मतलब कि यूरेटर के अंदर स्टोन है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, किडनी में स्टोन में भी हेल्प करता है, और मेनली इसका जो काम है वो यूरोलिथोलाइसिस के अंदर है। ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना आपको यूरेटर का 4 mm का होता है, तो इसके आसपास के साइज के स्टोन से अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन बड़े स्टोन को क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसकी पीनिट्रेशन, पीनिट्रेशन क्या होता है, तोड़ने की प्रक्रिया है, क्रियाविधि है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हैव टू ब्रेक रीनल कैलकुली एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द स्टोन। वरुण हैज अ डायरेटिक इफेक्ट, जो मैंने आपको 10, ये क्या है, अपने इंक्रीज कर देती है यूरिन फ्लो को और रिड्यूस द साइन ऑफ सिम्टम। तो यूरिन जितना कम रुकेगा, अपना यूरिन का फ्लो जितना अच्छा रहेगा, यूटी के चांस उतने ज्यादा रहेंगे, कम रहता है। ठीक है, यूटीआई जितना कम होगा उतना ही बर्निंग बहुत कम होगी यूरिन के अंदर। ठीक है, तो यूटीआई को कम करने के लिए यूरिन का फ्लो का एक प्रॉपर वे में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वरुण इज रिमार्केबल मेडिसिन, अगर ये अपने जो जिसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्लैंड उसकी भी स्वलिंग को कम करता है। ठीक है, और वात एंड कंट्रोल द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो भाई साइज का कम करना है तो वात रोग के कारण साइज भी बढ़ जाती है, तो उसको भी ठीक करके ये प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ठीक करता है, उसके साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी जैसे ने बताया था कि हर्ब के बहुत सारे और भी उपयोग होते हैं, तो वरुण जो है कि अपने एपेटाइट को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, ड्यू टू हीलिंग प्रॉपर्टी वरुण हैज एक्यूट हीलिंग ऑफ बोन्स, अपने घावों को बनने में भी हेल्प करता है। डिक्रीज स्वेलिंग, अपने जो किडनी खराब होने के कारण जो स्वेलिंग आती है, इसको फेशियल स्वेलिंग बोलते हैं, या जिसको अपन अपने मतलब कि एडिमा हो जाता है, पाँव के अंदर जो स्वेलिंग होती है उसको भी ठीक करने का काम करता है। ठीक है, जो स्किन में रिंकल्स हैं उनको भी ठीक करने का काम करता है। तो बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारी क्रीम जो होती हैं या फिर जो कॉस्मेटिक होती है उसके अंदर भी आपको वरुण है उसके इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, क्योंकि इसका जो स्निग्ध नेचर है, ऑयली जो है, तो उसको जो अपनी ट्राई स्किन होती है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, एनासाइडिंग एविडेंस अवेलेबल सपोर्ट ऑफ द वरुणा फेवरिंग नेजल ब्लीडिंग। ठीक है, तो जिनको नक्सीर बहुत ज्यादा आती है ना, तो उसके भी क्योंकि ये जो प्रकृति है वो शीतल होती है, तो अपने नेजल ब्लीडिंग से या फिर जो पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वरुणा जो बेनिफिशियल द ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू कसाई प्रॉपर्टी के कारण, इसकी कसाई नेचर है तो ये ब्लड डिसऑर्डर में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसके काम क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड को प्यूरिफाई अगर फूड सप्लीमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने किडनी है में अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो किडनी को थोड़ा सा कम वर्क करना पड़ेगा, किडनी को कम वर्क करना पड़ेगा, तो जो वेस्ट बॉडी के अंदर आ रहे हैं किडनी के कम वर्क करने से, वो वेस्ट नहीं है। वरुण है जो इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है, जो स्वेलिंग हुई है उसमें भी काम करता है। एब्सेस जिसको बोलते हैं विद्युतरी, या फिर कहीं हल्का सा घाव जैसा होता है ना, उसमें भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये मेन जो जड़ी बूटी है, मैंने जो 6-7 जो आपको हर्ब्स बताई हैं, ये मेनली अपने किडनी डिजीज के साथ में बहुत सारी चीजों में काम आ रही है। और आयुर्वेद में बताना चाहूंगा कि जो इलाज है किडनी डिजीज का, जो इलाज है वो फूड सप्लीमेंट के थ्रू ही अपन कर सकते हैं, या फिर हर्ब्स के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, एलोपैथी में क्या इलाज है, बीपी को कंट्रोल कर लो, डायबिटीज को कंट्रोल कर लो। और थर्ड आते हैं वो लोग, यही सेशन देंगे आपको कि सर डाइट, आपका जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है, डाइट जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसको क्या किया है, अपने प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की डिजीज हो गई है, तो अपन क्या है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या है, ये डायबिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो यही अगर बॉडी के टॉक्सिन्स को बहुत ज्यादा रिमूव कर देगा, तो अपनी किडनी जो है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन कम हो गए तो किडनी को थोड़ा सा जितना काम करती है उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इससे किडनी अपनी हेल्दी है। तो जिनको किडनी की डिजीज है वो भी इसका उपयोग करें, जिनको किडनी की डिजीज नहीं है, प्रोफाइलिसिस होने के बचाव के लिए व्हीट बार्ले ग्रास का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है उलंगा एलोवेरा जूस, इसकी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, प्लस इसमें बहुत सारे विटामिन है, तो वो उपयोग करते हैं। प्लस ये क्या करती है, डाइजेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करती है। डाइजेशन जितना इंप्रूव होगा, मेरा मानना है उतनी टॉक्सिन बॉडी के अंदर या फिर जो डिटॉक्स होते हैं वो कम बनते हैं, जिससे अपनी क्या है कि जो किडनी जो कि वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकाल रही है, तो किडनी को थोड़ा सा फंक्शन में हेल्प मिलेगी इससे। किडनी सपोर्ट दूसरे इंग्रेडिएंट बताना चाहूंगा मैं, कबाब चीनी अपन ने पढ़ा था, मूली है, पुनर्वा अपन ने पढ़ा था, गोखरू अपन ने पढ़ा है, पत्थर से अपन ने पढ़ा है, वरुण अपन ने पढ़ा था। अभी जो मैंने जो स्लाइड की है, सहदेव, लाजवंती, जिसको बोलते हैं एलोवेरा जूस। तो जितने भी अपने हर्ब्स देखिए, सारी एक भिन्न भिन्न मात्रा में
में मिला रखी है, तो इसकी अपने किडनी सपोर्ट ग्रुप किस किस पे किडनी स्टोन में काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा अपना जो डायबिटिक है तो अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज उसमें काम करता है। ठीक है, अपनी एक्यूट किडनी फेलियर उसमें काम करता है। जो अपने यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उसके अंदर काम करेगा। और इसको अपनी किडनी की जितनी मैंने बीमारियां काम की है उसमें सब बीमारियों के अंदर इसके उपयोग, किडनी सपोर्ट का मेन उपयोग है। मेन अपना जो हथियार है किडनी की बीमारी के लिए वो किडनी सपोर्ट जूस है। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर है, ये बहुत अच्छा है, इसमें सेब का सिरका है, मैंने आपको बताया था, नींबू है, दालचीनी है, इसके अंदर अदरक है। तो यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो या फिर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो, तो अपन एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं प्रिफर्ड करता हूँ, क्योंकि देखिए अपन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेकिन अपने क्या है कि एंटीबायोटिक्स नहीं रिसर्च नहीं हो रही, तो अपनी बॉडी क्या है कि एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होती जाती है। मतलब कि आने वाले टाइम में अपने तो काम कर रही है, अपने बचपन में एंटीबायोटिक्स लिए अपने, जैसे मान लीजिए मैं 80 में हूँ, मेरी जो एज है वो 80 के अंदर है, तो हम लोग तो मेनली पेनिसिलिन या कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स यूज करते थे बचपन में। लेकिन अभी तो क्या बच्चे हर कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे यूआईटीआई अपना खांसी और इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं उसका प्रॉब्लम हो रहा है, यूटीआई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन बार बार उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो क्या है कि आगे वाले समय में एंटीबायोटिक्स की इतनी डिस्कवरी नहीं हो रही। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स इनके एडल्ट एज में काम नहीं करेगी, तो ट्राई कीजिए बच्चों के लिए या फिर अपनी, बल्कि जो एक एडोलसेंट एज होती है, जो कि किशोरावस्था होती है, उसके अंदर नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन को दूर किया जाए। ठीक है, जो टैबलेट है, देखिए अगर यूटीआई होता है तो फीवर होता है बहुत ज्यादा, प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो जहाँ पर यूटीआई की प्रॉब्लम हो तो एप्पल साइडर विनेगर के साथ में अगर फिजिक्स आती है तो टैबलेट का अपन उपयोग कर सकते हैं, ये बड़ी हेल्पफुल है। डॉक्टर नेचर का जो भी अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स आया है ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये विटामिन डी, मैंने बोला था ना आपको कि किडनी का एक फंक्शन होता है विटामिन डी को फॉर्मेशन में हेल्प करना, क्योंकि इसमें कैल्शियम करके एक जो चीज होती है जो किडनी एक्सक्रीट करती है। तो हमने देखा होगा कि किडनी की बीमारी का ना, अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक दवाई लिखेगा, वो डी बायो डी3। ठीक है, वो क्या होता है विटामिन डी, क्योंकि किडनी में फंक्शन कम हो गया तो विटामिन डी बॉडी को चाहिए, कम बन रहा है। तो अपन किडनी वाले पेशेंट्स को विटामिन डी, कैल्शियम विटामिन डी3, अभी स्टोन है तो कैल्शियम विटामिन डी3 नहीं लेंगे, अगर इसको स्टोन नहीं है या फिर रीनल फेलियर हुआ तो विटामिन डी लेंगे, प्लस अल्कलाइन मिनरल वाटर है, ये भी हेल्प करता है। तो थोड़ा बहुत ज्यादा स्लाइड थी 64, तो 1 आवर का टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा फास्टली किया है। आधी चीजें समझ में आई होगी, आधी चीजें नहीं होगी। डिग्री से मेरी मास्टरी है तो उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जड़ी बूटियों में थोड़ी सी मास्टरी मेरी कम है। इसके मास्टर हमारे एमडी सर सीपी तिवारी जी है, जो कि राजस्थान में मेरे को लगता नहीं उनसे बड़ा जो हर्ब्स के बारे में जो नॉलेज है उनको उनसे ज्यादा किसी को होगी। तो डेफिनेटली बाकी आई थिंक मेरे को, मैं प्रॉपर वे से आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाया हूँ, मेरी जो चीजें हैं वो समझा पाया हूँ। और इसके अलावा अंशुल कुछ क्वेरी से करना है हमको? यस सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू, हाँ सो जी हाँ जी नाइस ऑफ बिल्कुल। यू। नहीं नहीं पंकज सर, बहुत बेहतरीन सेशन था, और अच्छी बात ये थी कि 190 लोग थे और अभी तक 182 लोग टिके हुए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जड़ी बूटी सेशन पे निकल गए होंगे वो लोग। नहीं नहीं नहीं, और 8 लोग जो चले गए, या तो वो 4 4 किडनी वाले हैं इसलिए चले गए बेचारे। अदरवाइज वंडरफुल सेशन सर, और आपका सेशन हमेशा ही सर इसका पीपीटी मिल जाएगा ना? ये सर पीपीटी शेयर कर देंगे, और इसको मैं थोड़ा सा मतलब कि एक अनसाइंटिफिक बेस है, मैं एक सेशन और लूंगा जी इसमें पूरा एकदम किडनी को खोलने वाला हूँ मैं अच्छे से ना, जी ताकि जी हर एक डॉक्टर मेजर के डिस्ट्रीब्यूटर को जी, किडनी की हर एक बीमारी की रिपोर्ट देख के कम समझ जाए। ठीक है, सुपर ये सुपर रहेगा सुपर। मेरा। बाकी आपकी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को स्टोन्स के जी प्रकार जो है, प्लस यूरिन की रिपोर्ट देख के आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो जी ये बहुत एक कॉमन चीज है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा अदर सोसाइटी के जो लोग हैं, जो लेमन पर्सन है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो हमारा डॉक्टर नेचर का मोटिव ही यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा जी, सोसाइटी से या फिर और डॉक्टर नेचर के अलावा और जो कंपनियां हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना, ताकि आप लोग मार्केट में लीड कर पाओ। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा है सर ये सेशन। और इसका पीपीटी मिल जाएगा, क्योंकि जो सूत्र 6 है उसके कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि इसी में से आ जाए, इसके लिए इसका पीपीटी अवेलेबल करवा दीजिएगा। तो आंसर अवेलेबल करा
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, वेरी वंडरफुल सेशन दोस्तों। कल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार फिर पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, इनकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू थैंक यू पंकज सर, थैंक यू। नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू।